हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 10th ऑफ दिसंबर 2023। तो संडे का ये आज का दिन है और आज की स्पेशल एनालिसिस होती है। संडे में बहुत स्पेशल स्पेशल कुछ सेक्शंस आते हैं जिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि आप संडे के एनालिसिस जरूर देखा कीजिए अगर बाकी मिस भी कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज की खबर देख लेते हैं। राम टेम्पल सेट्स ऑफ रियल्टी बूम। तो जो अयोध्या का टाउन है, इट गियर्स अप फॉर द कंसिक्रेशन ऑफ द टेम्पल। लैंड प्राइसेस सोअर टू एन ऑल टाइम हाई स्पेशली इन एरिया अराउंड द न्यू स्ट्रक्चर। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो वहाँ पे जो लैंड है उसके प्राइसेस जो है एरिया में बढ़ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने से जस्ट पहले जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए आया था, फेवर में आया था, जो लैंड प्राइसेस थे एरिया में वो लगभग 15 से 20% हुआ करते थे जो वो आज हैं उसके कंपैरिजन में। तो काफी ज्यादा जो है वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उनमें भी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इंक्रीज हुए हैं और साथ साथ जो प्राइसेस हैं उनमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। आगे देखते हैं और क्या खबर है। जम्मू कश्मीर पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। जो आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग जो आर्टिकल था वो भी रिजर्व कर रखा है, 1-2 दिन में वो भी आने वाला है और ये हम सभी को पता है। आगे देखते हैं। यस, लो रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेज बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो लगभग 2.43 लाख पॉक्सो केसेज जो थे वो पेंडिंग थे ट्रायल कोर्ट में और एट ट्रायल स्टेज में है। फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट जो एस्टेब्लिश किए थे। तो ये रिपोर्ट है एज ऑफ जनवरी 31 2023 की। ये न्यू रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया था इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड के द्वारा और उन्होंने एस्टिमेट किया कि ईच ऑफ द ओवर 1000 सच कोर्ट्स in the country are currently clearing just 28 cases on average every year। केवल 28 केसेज एवरी ईयर वो निकाल रहे हैं, जबकि इनिशियली जो एनविजन किया गया था वो 165 केसेज पर ईयर एनविजन किया गया था। तो जिसके चलते जो बहुत सारी पेंडेंसी जो है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हो गई है। ठीक है, और देखते हैं साइंस के सेक्शन में आज जरूर है। ग्रीन टर्टल्स नेस्टिंग रेंज एक्सपेंड्स अंडर वार्मिंग क्लाइमेट। तो सबसे पहले तो आप ग्रीन टर्टल का जो साइंटिफिक नेम है उसको याद रखें, चेलोनिया माइडास इसका नाम है। ठीक है ना, और ये ज्यादातर जो है मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो रीजन है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, दूसरा जो ये रिसर्च की गई उसमें ये भी पाया गया है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, सी सैलिनिटी होती है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये जो है ये तीनों चीज मोस्ट अफेक्ट करते हैं सूटेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन एज ए नेस्टिंग साइट। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं सूटेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन एज ए नेस्टिंग साइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आज साइंस सेक्शन में आई है वो है कंपनसेशन शुड नॉट इंसेंटिवाइज रिस्क टेकिंग। तो यहाँ पे आईसीएमआर की जो कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट है ऑन ह्यूमन चैलेंज स्टडीज insist that payment should take into account the loss of wages, incidental expenses and time and efforts made to participate in CHIS। तो सबसे पहले देखते हैं CHIS क्या। ये बेसिकली जो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज इनको बोलते हैं, टेक्निकली जो इनका नाम है वो है कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डेलिबरेटली इन्फेक्ट किए जाते हैं विद डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस और वो वॉलंटरी जो है इसमें पार्टिसिपेट एक तरह से करते हैं, उनको कुछ रेमुनेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि नॉट मीन टू कंपनसेट फॉर द इनहेरेंट रिस्क। जो रेमुनेशन बेसिकली दिया जाता है वो जस्ट कंपनसेट करने के लिए था पार्टिसिपेंट्स को फॉर दियर टाइम एंड एफर्ट्स के लिए, ना कि उनको ये पेमेंट दी जाती है रिस्क को लिए जो वो रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी पैथोजन को आप डेलिबरेटली इंड्यूस करें तो रिस्क तो है ही। तो ये कंपनसेशन जो है वो रिस्क के लिए नहीं है, ये कंपनसेशन जो है वो टाइम और जो उनका मतलब जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है उनके लिए दिया जा रहा है। तो रेमुनरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्टडी ड्यूरेशन, द नंबर ऑफ विजिट्स रिक्वायर्ड एंड द लेवल ऑफ इनकन्वीनियंस। तो इन तीनों चीजों पे जो है बेस्ड है रेमुनरेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोविड-19 ये CHIS था, ये फेज 1 डोज एस्केलेशन स्टडी जो है ये की गई थी। और CHIS स्टडी बेसिकली होती क्या है, it is performed in a controlled environment with a relatively small number of participants and in short amount of time। तो इस तरह की स्टडी जो की जाती है इनको बोलते हैं हम CHIS स्टडी। क्या बताया था हमने, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज, जिसमें डेलिबरेटली जो है इन्फेक्टेड पैथोजन से जो है इन्फेक्ट कराया जाता है। तो ह्यूमन चैलेंज स्टडी इसको नॉर्मली कहते हैं। दीज आर जनरली डन ओनली व्हेन द रिस्क टू पार्टिसिपेंट्स इज कंसीडर्ड टू बी वेरी लो। सबसे पहली चीज तो है जब रिस्क जो होता है वो लो होता है तब ये स्टडी की जाती हैं। फिर जो डिजीजेज मोस्ट फ्रिक्वेंटली स्टडीड की गई हैं इन CHIS को यूज करके, या तो वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं या फिर वो ट्रीटेबल होती है। ऐसा नहीं कि वो कोई नॉन ट्रीटेबल डिजीज है उसके लिए भी ये CHIS की जाएगी। ठीक है ना, और जो ICMR की कंसेंसस पॉलिसी है उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो पेमेंट है वो हमने बताई दिया, वो लॉस ऑफ वेजेस को कंसिडर करती है, टाइम स्पेंड को कंसिडर करती है और जो एफर्ट्स हैं
जो कि पार्टिसिपेट करने में बनाए गए हैं इन CHI स्टडी में, उसको कंसिडर करती है, ठीक है ना? और इसका जो सेंट्रल वो है, वो मेन थीम क्या है? एल्ट्रुइज़्म है, वो सेंटर है, मतलब रिस्क को नहीं है, जो एल्ट्रुइज़्म है कि आप एल्ट्रुइस्टिक भावना से जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक सेंट्रल इसमें मेन आइडिया है। तो इन जनरल अगर देखें तो इनकन्वीनियंस एंड टाइम आर द 2 बिगेस्ट फैक्टर्स यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द कंपनसेशन अमाउंट इन द यूएस। यूएस में भी जो कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड किया जाता है, वो 2 फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाता है, एक तो इनकन्वीनियंस और एक जो टाइम। फॉर यूएस में देखें जो कंपनसेशन है वो इट इज प्रोवाइडेड वेरी ऑफन फॉर द विजिट्स एंड एक्टिविटीज दैट आर एक्चुअली कंप्लीटेड। जो विजिट्स एक्चुअली कंप्लीट की गई है, जो एक्टिविटीज एक्चुअली कंप्लीट है, उनके लिए जो है कंपनसेशन वो अक्सर दी जाती है, ठीक है ना? तो यही सारा इसके रिगार्डिंग था। एनी एक्टिविटी बेटर फॉर योर हार्ट देन सिटिंग। तो यहाँ पे बोला कि अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, चाहे वो आप फिजिकल वर्कआउट कीजिए या वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, ठीक है? आगे देखते हैं। FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आज 2-3 क्वेश्चन है। पहला है व्हाई डिड मिज़ोंग ब्रिंग सो मच रेन। तो सबसे पहले तो इसको साइक्लोन को आप ध्यान रखिए, इसको प्रोनाउंस किया था मिगज़ोम, लिखा मिज़ोंग है लेकिन इसको प्रोनाउंस किया था मिगज़ोम। तो हम जानते हैं कि ये जो साइक्लोन था दिसंबर 5 में आया था, लैंडफॉल इसने किया था ओवर Bapatla in Andhra Pradesh after a week-long journey over the Bay of Bengal that also brought heavy rains over the North Tamil Nadu। चेन्नई का आपने अभी कल हमने आर्टिकल पढ़ा था वाटर वाला, वो इसी के चलते जो है वो थी। तो कैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, एक डिप्रेशन बनता है धीरे-धीरे, फिर वो डिप्रेशन और ज़्यादा डीप होता चला जाता है और वो फिर धीरे-धीरे साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन की बात भी कही है कि ये तो पूरा सेक्शन बताया कि वो कैसे-कैसे प्रोसीड किया था ये मिगज़ोम जो साइक्लोन था, कहाँ से चला, फिर कैसे-कैसे उसने अफ़ेक्ट किया, वो सारा है। फिर इंटेंसिफिकेशन के ऊपर ज़रूर बात की है कि इंटेंसिफ़ाई कैसे होता है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, वो बेसिकली इंजन्स होते हैं दैट यूज़ ए वार्म सी सरफेस एज़ फ्यूल। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंजन होते हैं और जिनका फ्यूल क्या है? वार्म सी सरफेस उनका फ्यूल है। तो ये आप एक पॉइंट याद रखेंगे। फिर जैसे एयर मूव करती है ओवर ए वार्म सी, इट आल्सो वार्म्स एंड एक्यूमुलेट्स मॉइस्चर। ज़ाहिर-सी बात है वो मॉइस्चर को एक्यूमुलेट करेगी एंड बिगिन्स टू असेंड, और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इट बिकम्स कूलर। जैसे-जैसे एयर असेंड होती है, ये कूलर होती चली जाती है, जिससे क्या होता है? जो वेपर है वो कंडेंस होती चली जाती है और क्या बनते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन रिजल्ट होती है। जो कंडेंसेशन होती है वो हीट को रिलीज़ करती है, व्हिच मेक्स द एयर लाइटर एंड कॉजेज इट टू असेंड फर्दर। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे-जैसे हीट रिलीज़ होगी तो एयर और ज़्यादा डेंस होती और ज़्यादा रेयर होती चली जाएगी, ठीक है ना? एयर लाइट होती चली जाएगी, लाइट होगी तो और ज़्यादा असेंडिंग होगी, तो फर्दर असेंड को जो प्रमोट करती है, ठीक है ना? फिर एज़ इट डज़, जैसे-जैसे और असेंड होता है, द सराउंडिंग एयर मूव्स इन अंडरनीथ। जो सराउंडिंग एयर है वो उस एयर के नीचे आ जाती है, क्योंकि ये तो लाइट है, ये हेवी वाली इसके नीचे आ जाएगी, क्रिएटिंग द सरफेस विंड्स एसोसिएटेड विद साइक्लोन। और इससे जो विंड्स बनती हैं, जो साइक्लोन से एसोसिएटेड विंड्स है, सरफेस विंड्स, वो जो है इनसे बनके क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना? ये जो सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, इट इज़ द रीज़न क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन कंडूसिव टू साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन। और यही रीज़न मेन है, सिंप्लीफाइड रीज़न, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, वो कंडूसिव फैक्टर माना जाता है साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन के लिए। जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं, एब्ज़ॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ज़्यादातर जो ग्लोबल वार्मिंग की हीट है, वो कौन एब्ज़ॉर्ब करता है? जितनी ज़्यादा लार्ज वाटर बॉडी है, वो उतनी ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी। जो इंटेंसिफिकेशन है, इट इज़ आल्सो ग्रेटर इफ द साइक्लोन स्पेंड्स मोर टाइम ओवर वाटर बिफोर लैंडफॉल। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी साइक्लोन ने ज़्यादा पार्ट अपना जो है वो वाटर बॉडी के ऊपर या जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर बिताएगा, तो ज़्यादा उसमें जो है मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है ना? वो ज़्यादा ग्रेटर उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। अगर लैंडफॉल के टाइम से पहले, मतलब ज़्यादा टाइम उसने जो है वो अपना पानी के ऊपर बिताया है। जैसा कि ये किस केस में हुआ है, ये जो हमारा ये साइक्लोन है मिगज़ोम, उसके केस में भी यही हुआ है कि तमिलनाडु कोस्ट में बेसिकली जो ज़्यादा बारिश हुई है, वो इसी रीज़न की वजह से हुआ था कि उसने वाटर पे अपना पार्ट ज़्यादा बिताया था। इंटेंसिफिकेशन मैटर क्यों करता है? तो जो साइक्लोन है वो हीट कहाँ से ड्रॉ करता है? वो सी से ड्रॉ करता है और फिर इसको, ये जो हीट ड्रॉ की है उसने अपर एटमॉस्फेयर में उसको मूव करता है, जैसे हमने अभी पिछले स्टेप में देखा। जहाँ पे जो विंड्स हैं वो इसको कैरी कर लाती है अर्थ के पोल्स तक। तो इंटेंसिफाइंग साइक्लोन जो है वो इसको ज़्यादा पावरफुली इस एक्टिविटी को कर पाता है, ठीक है? तो इंटेंसिफिकेशन इसलिए मैटर करता है। फिर एक और फिनोमेना आपने सुना होगा, मैडन-जूलियन ऑसिलेशन इनको बोलते हैं, जो रेस्पेन बोलते हैं। तो ये होती क्या है बेसिकली, जो जो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन है, these consist of a pair of weather anomalies that move eastward around the world once every 1 to 2 months। हर 1 से 2 महीने में एक बार जो है वो ईस्टवार्ड जो है वो ये जो है वो मूव करती हैं। द लीडिंग साइड इम्पोजेस ड्राई वेदर व्हाइल द ट्रेलिंग साइड इम्पोजेस वेट रेनी वेदर। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड आपको याद रखना है कि जो लीडिंग साइड है वो इम्पोज करती है ड्राई वेदर को, और जो ट्रेलिंग साइड है वो इम्पोज करती है वेट को या फिर
रेनी वेदर को, ठीक है ना। तो यही सारा कुछ इसके बारे में जानना था जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, बाकी चीजें छोड़ सकते हैं आप। व्हाट डज ए स्पेशल पैकेज मीन फॉर पीवीटीजी? तो आप सभी को पता है जो प्रधानमंत्री जनमान है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो चलाया गया है स्कीम, ये बेसिकली जो डेवलपमेंट जो मिशन पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो लॉन्च किया था उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड ये है। तो यहाँ पे आज यही इसमें आया है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं पीवीटीजी हैं कौन। तो इनिशियली इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जानते थे। इनको डिफाइन किया गवर्नमेंट ने एज ट्राइबल कम्युनिटीज दैट शो आइदर अ डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, यूज ऑफ प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लिटरेसी रेट। ये सारे फैक्टर्स अगर हैं तो उनको पीवीटीजीज बोला जाता है। और ऐसी लगभग 75 सच कम्युनिटीज को जो है रिकॉग्नाइज किया गया पीवीटीजीज, और वो स्प्रेड है 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर्स, ठीक है ना। हाईएस्ट नंबर की अगर आप बात करें तो वो जो अगर लास्ट जो स्टडीज की उनके हिसाब से देखें तो ओडिशा में सबसे ज्यादा है, 15 पीवीटीजी पाए जाते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 12 हैं, बिहार झारखंड में 9 है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 7 है, तमिलनाडु में 6, केरल में, गुजरात में 5 है। वहीं पे इसके अलावा और भी हैं, जैसे महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल में 3 हैं, कर्नाटक उत्तराखंड में 2 हैं, दो दो पीवीटीजी कम्युनिटीज हैं, और राजस्थान त्रिपुरा मणिपुर में एक एक है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान त्रिपुरा मणिपुर में एक एक पीवीटीजी कम्युनिटी जो है वो रिकॉग्नाइज है। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान में 4 ट्राइबल ग्रुप्स और चारों को जो है पीवीटीजी कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया है। वहीं निकोबार आइलैंड में जो है वो 1 कम्युनिटी है जिसको पीवीटीजी किया गया है। तो लास्ट अवेलेबल सेंसस के हिसाब से जो 75 कम्युनिटीज हैं वो 2001 का सेंसस था जिसमें इनको किया था, और उसमें इनका टोटल नंबर जो रखा गया वो 27.6 लाख जो है वो रखा गया है, ठीक है। पीएम जनमान क्या एम करती है? तो जो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया था 24,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये बेसिकली तब किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने अनाउंस किया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए डेवलपमेंट मिशन, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन किया था। उसके बाद ये जो पीएम जन जनमान स्कीम जो है, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो, उसके लिए 24,000 करोड़ जो है वो रिलीज किए गए हैं, ठीक है ना। कैसे काम करेगा? जो एलोकेशन क्लियर की गई यूनियन कैबिनेट के दिए इस पैकेज के लिए वो 24,104 करोड़ रुपए की है, जिसमें से सेंट्रल शेयर रहने वाला है 15,336 करोड़ का, और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो शेयर रहने वाला है वो 8,768 करोड़ का रहने वाला है, ठीक है ना। जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम का वो 9 मिनिस्ट्रीज के थ्रू किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना कि 9 मिनिस्ट्रीज के थ्रू ये जो है इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, जो इंश्योर करेंगे जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं पीवीटीजी से रिलेटेड, वो इन सारे पीवीटीजी इनोवेटिव वे में वो प्रोवाइड की जाएँ। इसमें बहुत सारी हैं, जैसे कि 4 लाख पक्का होम्स बनाने हैं, 8,000 किलोमीटर रोड्स बनाने हैं, हाउस होल्ड को लिंक करना है पाइप्ड वाटर के साथ, 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स करनी है, 2500 आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाने हैं, 1000 मल्टीपर्पज़ सेंटर्स बनाने हैं, 500 हॉस्टल्स बनाने हैं, मोबाइल टावर 3000 विलेजेस में करने हैं, और इसी तरीके से। और इसमें और भी बहुत सारी और हैं, जैसे कि वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं, ठीक है ना? 500 वन धन विकास केंद्र बनाने हैं, सोलर 1 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ऑफ ग्रिड सोलर पावर से कनेक्ट करना है, और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लानी है, ठीक है ना। तो इनमें ज्यादातर तो जो ये 24,000 करोड़ का एलोकेशन है उसमें 19,000 करोड़ तो है वो पक्का हाउस, और जो पीएम आवास स्कीम और 8,000 किलोमीटर का जो कनेक्टिंग रोड है उसको बनाने के लिए इम्प्लीमेंट, मतलब उसको बनाने के लिए मेनली ये किए गए हैं, और बाकी जो है वो और चीजों के लिए है। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है? तो चैलेंजेस भी कई यहाँ पे कुछ बताए। जो प्रिंसिपल चैलेंज है वो है लैक ऑफ करंट डाटा, कि उन अभी करंट डाटा ही नहीं है एक्चुअली, कि कितने लोग जो है एक्चुअली में जो है वो उसमें आते हैं। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की देखें तो उसने बेशक स्टार्ट कर दिया है बेसलाइन सर्वे टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कैंपेन, लेकिन इट इज येट टू कंपाइल एन एक्यूरेट एंड करंट डेटा सेट ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो पहला चैलेंज तो यही है कि उनका जो करंट डाटा है वो एक्चुअली नहीं है उनके पास। फिर जो पॉपुलेशन डाटा सबमिट किया था वो जो बेसिकली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेट किया था, उसमें भी गवर्नमेंट जो है इट वाज अनेबल टू टेबुलेट द पॉपुलेशन ऑफ पीवीटीजी इन महाराष्ट्र, मणिपुर एंड राजस्थान। उसमें भी मणिपुर, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए उनके पास हाउस होल्ड का डाटा था ही नहीं, ठीक है ना। और लगभग 28 लाख की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी, और गवर्नमेंट को अभी भी ये जो बेसलाइन सर्वे बनाया है उसको पब्लिक करना है, तो ये भी अभी दूसरा एक चीज से चैलेंज मान लीजिए। वहीं साथ ही साथ जो 2013 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जो थी उस बेसिकली ऑन द स्टेट ऑफ पीवीटीजी, उसने रिकमेंड किया था कि सबसे पहले करना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इट शुड डिजाइन एंड कंडक्ट अ सेंसस स्पेसिफिकली फॉर द पीवीटीजी कम्युनिटी to not just enumerate but also find out status of education, health and housing। कि सिर्फ आप उनकी गिनती करने के लिए मत सेंसस कीजिए, उनका क्या स्टेटस है एजुकेशन का, हेल्थ का और हाउसिंग का, इन चीजों को भी ध्यान रखते हैं आपको सबसे पहले जो उनका सेंसस करने की जरूरत, सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज इट।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज। तो ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डाटा है 2022 का, उसके रिगार्डिंग बात है। उसमें देखने को मिला है कि जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स है वो राइज देखने को मिले हैं। तो क्या क्या लो हैं जो डील करते हैं वुमेन सेफ्टी है वो भी बात की है इसमें, और हर्डल क्या क्या है इम्प्लीमेंटेशन वो भी बात की है, और चैलेंजेस क्या रहने वाले इफेक्टिव जस्टिस के लिए। तो जो क्राइम रेट है वो बेशक डिक्लाइन हुआ है 2022 में, लेकिन जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है वो 4% से बढ़ा है 2022 में, अगर हम कंपेयर करें 2021 से, एज पर एनसीआरबी डाटा जो अभी दिसंबर 4 को रिलीज किया था। नेचर क्या है मेजोरिटी क्राइम्स का, तो मेजोरिटी क्राइम जो अगेंस्ट वुमेन है वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव है जिसमें 31.4% है। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ वुमेन है 19.2%। असोल्ट ऑन वुमेन है विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी 18% और रेप है, ठीक है ना। उसमें डॉरी के भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि देख सकते 13,479 केस जो है वो डॉरी के रजिस्टर्ड है। फिर जो एक्टिविस्ट और लॉयर्स हैं वो एट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, इसको बेसिकली उन्होंने एट्रीब्यूट किया पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो रीजन किया गया। डिस्पाइट हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन मेल माइंडसेट्स एंड सोसाइटल एटीट्यूड रिमेन अनचेंज्ड, ये मेजर रीजन बताया है। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं ये शिल्पी जैन जी, इन्होंने बेसिकली ये इनका व्यू है कि ये जो बेसिकली जो रीजन है वो ये है कि सोशल जो मेल माइंडसेट है सोसाइटल एटीट्यूड है वो अभी भी अनचेंज है, चाहे एजुकेशन लेवल में सुधार हुआ हो, ठीक है ना। जो हाई क्राइम रेट है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द परसिस्टेंट लोअर स्टेटस एंड इनइक्वालिटी फेस्ड बाय वुमेन एंड गर्ल्स, ये क्या है मिस्टर वेलंकर ने, मिस्टर वेलंकर जो है वो वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो भी, उन्होंने ये बताया है, ठीक है। फिर साथ ही में उन्होंने जो मिसेस जैन है सिल्वी जैन, उन्होंने बोला है कि वुमेन एंड गर्ल्स कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज परमानेंट शॉक एब्जॉर्बर्स अक्रॉस क्लास कास्ट एंड अदर एक्सेस, इट इज एन आउटकम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैट्रियार्की इन द न्यू लिबरल इकोनॉमी एरा, ठीक है ना। और फिर साथ साथ उन्होंने भी कहा जो इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है ये दिखाता है कि जो एटीट्यूड है इंडियन सोसाइटी का टुवर्ड्स वुमेन, वी क्लेम टू बी वेरी प्रोग्रेसिव बट वी आर वेरी प्रिमिटिव, अभी भी हम हमारी जो सोच है वो प्रिमिटिव ही है। और ये जो राइज है इट कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट दो इंडिया हैज टफ लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन देयर इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स अ चैलेंज, और कहीं ना कहीं जो इंप्लीमेंटेशन है लॉज का वो दिखा रहा है वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, वो अभी भी चैलेंज रह गया है। तो ये जो राइज है वो यही दिखाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मीरन चड्डा जी की बात करें तो उन्होंने बोला है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रहने की बात है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो मेनली ये दिखाता है कि जो वुमेन है वो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं टू अप्रोच द पुलिस एंड गेट क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड, क्योंकि उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ये बोल रही है वो कि जो इंक्रीज है नंबर्स में वो ये नहीं, इसको आप इक्वेट मत कीजिए कि जो इंक्रीज इन क्राइम है, इसको आप ये देखिए रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। उन्होंने अपना व्यू ये दिया कि थोड़ा क्वेश्चन के साथ इस डाटा को देखें। कुछ फैक्ट्स भी उन्होंने बताए, दिल्ली का एग्जांपल देते हैं। व्हाट आर द की लॉज फॉर वुमेन सेफ्टी, तो लॉ क्या-क्या हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, तो लॉ की तो भरमार है, उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ये हम देखेंगे। जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 का है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है 2005 का है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट है 2013 का, और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये सारे वो है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन फेसेस डुअल प्रॉब्लम्स ऑफ शोडी इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एंड टाइम टेकन बाय कोर्ट्स टू डिलीवर जस्टिस। तो एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि दो मेन रीजन है जो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली लॉज का, वो दो प्रॉब्लम फेस करता है। पहला तो जो शोडी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो, और जो दूसरा जो जस्टिस डिलीवरी में जो टाइम डिले लगता है वो। तो जो लॉज है वो गुड है, देर आर गुड एंड वर इवन सो इवन अर्लियर, ऐसा नहीं कि लॉ अभी गुड है, पहले भी अच्छे लॉ थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पुलिसिंग के साथ। ये जो एडवोकेट शिल्पी जैन जी हैं उन्होंने ये बोला है। तो डिस्पाइट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर लुकिंग इनटू ग्रीवस क्राइम्स, द फैक्ट इज दे रिमेन एज स्लो एज एवर, देयर इज नो सीरियसनेस इन डीलिंग विद द क्राइम। बेशक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं लेकिन वो अभी भी उतने ही स्लो हैं जैसे कि वो पहले थे, और कोई सीरियसनेस नहीं दिखती है डील करने में एक क्राइम्स को। तो ये जो एडवोकेट शिल्पी जैन है उन्होंने बोला है। दूसरा फैक्टर की जो बात की है वो ये है, ये मिस्टर मुदगल जी हैं उन्होंने बोला है कि व्हाइल वुमेन पुलिस ऑफिसर्स आर इन्वॉल्वड इन ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, their proportion in the force is dismal and the rate of their recruitment is very slow। जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन पुलिसमैन का वो काफी कम है, उनका रिक्रूटमेंट जो है वो भी काफी कम है। अगर फरवरी 23 में 2023 में जो होम मिनिस्ट्री ने एक डाटा प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग देखे तो जो रिप्रेजेंटेशन वुमेन का है पुलिस फोर्स में एज ऑफ जनवरी 2022 वो रहा है केवल 11.7% ऑफ द टोटल स्टेट पुलिस फोर्स है। तो देख सकते हैं आप कितना मिनिमल जो है रिप्रेजेंटेशन रहा है, जिसकी वजह से डिले होता है इन्वेस्टिगेशन में भी, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में आज सबसे पहले हैं ग्रांड विजियर ऑफ
COP28। तो ये सुल्तान अहमद अल ज़बेर हैं, जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के प्रेसिडेंट हैं, जो यूएई के इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं और CEO भी हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल के। और वो बिलीव करते हैं हिज एक्सपीरियंस इन द एनर्जी सेक्टर enabled him to involve more industrialists in climate talks, bring them to the table at the COP and have them commit to a timeline to phase out fossil fuels। तो ये उनका मानना है। हालांकि बाकी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई आपने कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो CEO हैं खुद एक ऑयल फर्म के, उनको आप कैसे जो प्रेजाइड ओवर करने दे रहे हैं COP को, जो कि जिसका मेन मकसद जो है वो इनको कम करने का है। तो एट COP प्रेसिडेंट एंश्योर्स the observance of the rules of procedure and works with country delegations to reach consensus on the key issue। तो मेन काम प्रेसिडेंट का क्या होता है कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, और जो कंट्रीज हैं या जो पार्टीज हैं वो एक कंसेंसस पे रीच कर पाए की इशूज पे। बिफोर बीइंग डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट, the chosen one spends nearly a year as the president designate, during which time they work at raising ambition to tackle climate change। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किया जाता है, पहले प्रेसिडेंट डेजिग्नेट को 1 साल के लिए जो है वो उसको स्पेंड करना पड़ता है। उस टाइम में वो क्या करते हैं, वो बेसिकली वर्क करते हैं रेजिंग एम्बिशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनली लेवल पे वो काम करते हैं और रेज करते हैं इश्यूज को, एम्बिशंस को, कि कैसे जो है टैकल किया जाएगा। दो प्रेसिडेंट्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू रेस्क्यू देमसेल्व्स व्हेन मैटर्स इन्वॉल्विंग देयर कंट्रीज इमर्ज। और जाहिर सी बात है कि वो खुद को रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद को, अपनी कंट्री को अगर उसमें है इश्यूज, इन्वॉल्वमेंट है, तो वो खुद को बचाने लगे। जो ओनर्स है वो ये रहता है कि मेंटेन करें न्यूट्रलिटी को और राइजिंग अबव द नेशनल कंट्रीज इट एक्सपेक्टेड। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो नेशनल जो उनके कंस्टेंट्स है, जो नेशनल उनके इश्यूज है, उनसे अबव उठ के वो एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल रोल जो है वहां पे वो प्ले करें और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाए। ठीक है ना। तो राइज टू पावर, रेवंथा रेड्डी जी की यहाँ पे बात की है। अनुमुला रेवंथा रेड्डी जो कांग्रेस के लीडर हैं और जो अभी फिलहाल में चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, अभी जो रिसेंट इलेक्शन में वो इमर्ज हुई है कांग्रेस विक्ट्री, और उसने चीफ मिनिस्टर जो बने हैं वो ये बने हैं। तो जो कांग्रेस लीडर हु स्टेड इन द अपोजिशन थ्रू आउट हिज करियर हैज बीटन द माइटी केसीआर पार्टी टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो ही ऑलवेज लव्ड बीइंग अ स्टार इन द अपोजिशन। तो ज्यादातर उन्हें यही देखा है कि वो हमेशा अपने 17 साल के करियर में वो ज्यादातर अपोजिशन में ही दिखे हैं। दिस अनकैनी नेक इज व्हाट परहैप्स मेड हिम पॉपुलर एंड पेव्ड द वे टू द टॉप पॉलिटिकल पोजीशन द तेलंगाना। और इसका ही शायद रिजल्ट है कि जो उनका अनकैनी एटीट्यूड रहा है, जो एटीट्यूड उनका रहा है अपने उस पे, उसकी वजह से वो आज जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच पाए हैं। ये जो है यंगेस्ट और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं कांग्रेस के आफ्टर द स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड ही लव्स टू डिफाई द इम्पॉसिबिलिटीज इन पॉलिटिक्स। तो इनके कुछ जो इनके कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, उसके बारे में यह बताया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज रेस ऑफ चैटबॉट्स की रेस में आज जो प्रोफाइल सेक्शन में जो गूगल के जेमिनी को लिया गया है, जो सर्च जायंट है एआई मॉडल, इट डजंट जस्ट रीड डेटा एंड regurgitate it but can also understand what an image or audio is। तो खाली ये डाटा को रीड और रिगर्जिटेट नहीं करता, उसको दूसरे फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करता, ये भी अंडरस्टैंड करता है कि इमेज क्या कह रही है, ऑडियो क्या कह रही है। तो उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। तो इसको बेसिकली मल्टी मॉडल एबिलिटी बताया गया है और इंटेलिजेंस को। ठीक है ना। जेमिनी को ट्रेन किया गया मल्टीपल मोडेलिटीज पे फ्रॉम द राउंड ग्रुप, और इसीलिए इसको नेटिवली मल्टी मॉडल जो है गूगल ने टर्म किया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अनलाइक मोस्ट मॉडल्स विच आर ट्रेन्ड ऑन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs, Gemini was trained using Google's in-house designed tensor processing units or TPUs, which bodes well considering the overarching GPU shortages that plague most companies building their own AI model। तो उनसे थोड़ा सा अलग है। Gemini 3 साइज में आता है। Gemini Nano में बेसिकली डिजाइन किया है फॉर ओन डिवाइस टास्क लाइक समराइजिंग टेक्स्ट एंड मेकिंग सजेशंस इन चैट एप्लीकेशन। Gemini Pro जो मॉडल है करंटली अंडरलाइंग इट्स AI पावर्ड चैटबॉट बार्ड है, और Gemini अल्ट्रा जो है वो मल्टी मॉडल वर्जन है, और ये रिलीज होगा लगभग अगले साल, लगभग इसको माना जा रहा है कि रिलीज किया, और जब इसके ट्रस्ट और सेफ्टी चेक्स हो जाए कंप्लीट तो इसको रिलीज किया जाएगा। तो एक साइड ये भी है कि गूगल ने ये भी एडमिट किया है कि जो डेमो वीडियो है वो एडिटेड है और शॉर्टन की गई हैं रेस्पॉन्स टाइम के लिए, और साथ साथ जो यही चीजें और जो जो चैट जीपीटी उस पे भी काफी चीजें, तो 14 में से 12 पे जो है चैट जीपीटी ने जो भी है राइट रिजल्ट्स वो दिए हैं, रेस्पॉन्स दिए हैं, और जो कई केसेस में तो ऐसा भी है कि रिस्पॉन्स बेटर भी दिए हैं जेमिनी के कंपैरिजन में। तो सिर्फ यही नहीं कि जेमिनी ही कर सकता, और भी कर रहे हैं, लेकिन despite the caveat of good marketing, Gemini has shifted AI in a direction more expensive than just a talking chatbot। लेकिन ये जरूर है कि उसने इसको जस्ट टॉकिंग चैटबॉट से शिफ्ट करके इसने एक नई डायरेक्शन में जेमिनी के थ्रू जो है AI को शिफ्ट करने में हेल्प की है।
ठीक है, तो ये सेक्शन था। अब देखते हैं बिज़नेस में आज आया है चाइना कंज्यूमर प्राइस फॉल्स फास्टेस्ट इन 3 ईयर्स। तो चाइना में जो कंज्यूमर प्राइस है वो 3 सालों में फास्टेस्ट स्पीड से वो गिरा है, उसके रिगार्डिंग है। जो नवंबर का फैक्ट्री गेट डिफ्लेशन था वो डीपन हुआ है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा ये बता रहा है और ये इंडिकेट करता है राइजिंग डिफ्लेशनरी प्रेशर्स एज वीक डोमेस्टिक डिमांड कास्ट डाउट ओवर द इकोनॉमिक रिकवरी। जो इकोनॉमिक रिकवरी है उस पर थोड़े से डाउट्स हुए हैं, शैडो कास्ट हुई हैं। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो भी फेल हुआ है 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और आफ्टर 2.6% ड्रॉप अक्टूबर में जो देखा था, मार्किंग द 14th स्ट्रेट मंथ ऑफ डिक्लाइन। तो 14th स्ट्रेट मंथ डिक्लाइन देखने को मिला है ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में भी। चाइना का जो कंज्यूमर प्राइस है वो फेल हुआ है फास्टेस्ट 3 ईयर, ये हम बात कर चुके हैं। और जो सीपीआई है वो भी ड्रॉप हुआ है 0.5%, क्योंकि पहले देख सकते हैं 2.6% था, अब 3% हो गया है फ्रॉम ए ईयर अर्लियर एंड कंपेयर्ड विद अक्टूबर। अक्टूबर के कंपेयर में देखें तो भी और ईयर ऑन ईयर भी करें तो भी जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर जो कोर इन्फ्लेशन है एक्सक्लूड करें फूड और फ्यूल को तो वो 0.6% थी, सेम एज अक्टूबर। वहीं चाइना का जो कंपनी है इट फेस मल्टीपल हेडविंड्स इंक्लूडिंग माउंटिंग लोकल गवर्नमेंट डेट एंड एलिंग हाउसिंग मार्केट। तो इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है चाइना की, यही सारा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, न्यूज इन फ्रेम्स में आज जरूर आए हैं द क्रम्बलिंग हिल्स। तो मेघालय जो कि बेसिकली ब्लेस्ड बाय नेचुरल बाउंटी है, इट हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ ग्रीड फॉर रिसोर्सेज दैट लाई बीनीथ इट्स लैंड। तो यहाँ पे बेसिकली अबाउट 9% ऑफ द कंट्रीज टोटल जो लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मेघालय में। लेकिन वहाँ पे लाइमस्टोन की माइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा, सैंड माइनिंग और जो माइनिंग है उसकी सॉरी इसकी लाइमस्टोन की, उससे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बदली हैं। तो वेस्ट जयंतिया हिल्स है मेघालय में, दीज आर बीइंग न्यूडेटेड एंड आर इंक्रीजिंग हीट ऑफ समर्स, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल एट टू ए क्लाइमेट क्राइसिस। इसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ गई है। फिर जो रेड होल माइनिंग है, दे हैव डिस्ट्रॉयड द हिल्स इन वेस्ट जयंतिया, ओपन क्वेरिंग फॉर लाइमस्टोन एंड सैंड माइनिंग हैबिट मेघालय। तो मेघालय में फर्क डाला है उन्होंने। जो डिसअपेयरिंग हिलॉक्स हैं ये थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट इन द एरियाज वेयर स्टोन क्वेरिंग इज प्रेवलेंट। तो ये सारे चीजें उसने किया है और साइंटिफिक स्टडी ने रिवील किया है कि जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर है, सोइल एंड एयर है, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना है, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी है, इरोजन ऑफ सोइल एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ रॉक मासेज है, चेंजेस इन लैंडस्केप और डिग्रेडेशन है वेरिएबल लैंड का। दीज आर सम ऑफ द कॉन्स्पिक्यूअस एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ द लाइमस्टोन माइनिंग। ये सारे के सारे कॉन्स्पिक्यूअस इंप्लीकेशंस है और किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ लैंड लाइमस्टोन माइनिंग की वजह से। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मेघालय सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड होता है मेघालय में, उसके बावजूद वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आपने देखने मिले। वुमेन जो है कैरी कर रही है ड्रिंकिंग वाटर थ्रू ए कोल्ड डंपिंग साइट इन वेस्ट जयंतिया हिल्स और ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस ये फेस कर रहा है स्टेट, जबकि हाईएस्ट रेनफॉल इसमें कंट्री में अगर देश में देखें तो हाईएस्ट रेनफॉल जो मेघालय में ही होता है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं ये ट्री प्लांट किए हैं विलेजर्स के द्वारा वेस्ट जयंतिया हिल्स में, ताकि जो लॉस्ट फॉरेस्ट है उनको फिर से मेकअप किया जा सके। और ये देख सकते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, ये उमनगोट रिवर है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और इसका जो वाटर लेवल है वो भी ड्रास्टिकली जो है डाउन हुआ है इस साल। और जिसकी वजह से और इसका मेनली जो कारण है वो यही एक्सटेंसिव माइनिंग जो है इसका वो रीजन रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रक्स हैं जो कैरी कर रहे हैं लाइम स्टोन्स को टू बांग्लादेश और एवरी डे लगभग हंड्रेड्स ऑफ ट्रक जो है वो कैरी करते हैं लाइम स्टोन्स को मेघालय से टू द नेबरिंग कंट्री ऑफ बांग्लादेश। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और मिनिमाइज करने की भी जरूरत है, नहीं तो स्टेट की जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाएगी। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनिशिएटिव पहुंच सके। सो थैंक यू।